हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, कितने तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, कितने तरह की स्ट्रेन्स होती हैं, ये सब जो है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो, मैं थोड़ा सा इसका आपने यदि इससे पिछले सेमेस्टर में अच्छे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है तो उसमें आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रसेस था, यानी बेसिक जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वो था। मैं वहीं से थोड़ा इसकी जो है शुरुआत करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में यदि आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेसेस जो हैं वो किसी भी रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन की वजह से या कोई एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से डेवलप होती हैं। तो डिफॉर्मेशन रहेगा या यूँ कहें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रहेगा, ठीक है। और उनकी वजह से क्या इंड्यूस होगा, स्ट्रेस यानी तनाव जो है वो उस मेंबर में आएगा। तो यदि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताऊं तो तनाव किसी भी मेंबर में क्यों आता है, या तो कोई बाह्य फोर्स उसमें लग रहा है, जैसे रस्सी है उसको हम खींच रहे हैं, या कोई वायर है, वायर को हम खींच रहे हैं, या यूँ समझिए कोई चेयर है उसके आप ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो चेयर में तनाव क्यों आएगा, क्योंकि आप उस पर बैठे हुए हैं, यानी उस पर आप फोर्स यानी बल जो है आप उस पर लगा रहे हैं। तो बल जो है वो कारण है, अपना कोज जो है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो बल है, फोर्स है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है और आपका तनाव आ रहा है। डिफॉर्मेशन होता है ना, जैसे चेयर पे आप बैठे तो बैठने से आपने क्या लगाया, बल लगाया यानी फोर्स लगाया। बैठने से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से चेयर जो है वो बीच में से थोड़ी झुक गई है या मुड़ गई है हल्की सी, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, वो वहाँ पर क्या हो गया, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, यानी उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, परिवर्तन जो है शेप में वो आ गया। तो ये जो है डिफॉर्मेशन जो है वो आपके फोर्स की वजह से हुआ, और उस डिफॉर्मेशन की वजह से ही या उस फोर्स की वजह से यूँ कहें इसमें तनाव भी आया। तो तनाव या स्ट्रेस जो है, ऑप्शन में उसको स्ट्रेस बोलूँगा। आप कोशिश करिए यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये कुछ शब्द जो है उनको रिलेट करने की। तो स्ट्रेस जो है उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि स्ट्रेस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो आप यूँ समझिए, एक बॉडी जो है उस पर आपने बाह्य कुछ फोर्स लगाया, तो उतना ही फोर्स जो है रिजिड बॉडी अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दूँ यहाँ पर कि मान लीजिए आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठे तो आपने कुछ फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने से ऐसा तो नहीं है कि आप चेयर को जो है झुका करके नीचे ज़मीन तक आप पहुँच गए, ऐसा नहीं है ना। आप चेयर के ऊपर बैठ गए, यानी चेयर जो है उसने आपके फोर्स को यूँ कहें कि उतना वज़न वो सहन कर सके। तो सहन सहन यदि वो कर सकती है, इसका मतलब ये है कि जितना आपने ऊपर से लगाया उतना ही चेयर जो है वो नीचे से आपके ऊपर भी बल लगा रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन इज देयर ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही जो है रिएक्शन जो है उसमें आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है। जैसे आप एक वायर को खींचिए, आपने वायर को मान लीजिए 10 किलो न्यूटन फोर्स लगा करके वायर को खींचा। अब वायर पे फोर्स लगाया तो वायर ऐसा तो है नहीं खींचता हुआ चला ही जाएगा, वो नहीं खींचेगा ना। यदि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो नहीं खींच रहा है, तो नहीं खींच रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स आपने वायर के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स वायर अपोजिट डायरेक्शन पे आपके हाथ पे लगा रहा है, यानी वो अपोज कर रहा है। आप उसे खींच रहे हैं तो वो उतना ही उसका विरोध कर रहा है खिंचाव का, वो खींचना नहीं चाहता है, वो खींचना नहीं चाहता।
तो यहाँ पर दो फोर्स जो हैं वो आ गए। पहला जो आपने लगाया उसको हम कहेंगे बाह्य फोर्स। कोई भी मेंबर जो है, जैसे आप एक और छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप जो है आपके पेंसिल के अंदर जो सॉरी आपकी जो ये पेंसिल होती है ना, रबर पेंसिल, तो पेंसिल को पकड़ के आप खींच रहे हैं, तो पेंसिल पे बाह्य फोर्स जो है वो आपने लगाया, लेकिन पेंसिल खींचा नहीं, पेंसिल में खिंचाव आया नहीं, क्योंकि पेंसिल तो रिजिड है, जितनी लेंथ उसकी पहले की उतनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य फोर्स आपने जितना लगाया उतना ही फोर्स पेंसिल ने अंदर अपना खुद का रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप कर लिया। उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। देखो, आपने जो बाह्य फोर्स लगाया उससे क्या होगा, उससे पेंसिल में खिंचाव आएगा, लेकिन पेंसिल नहीं चाहती खींचना, नहीं चाहती, तो पेंसिल ने उतना ही रेजिस्टिंग फोर्स खुद से डेवलप कर लिया। तो दो फोर्स हो गए यहाँ पे। जैसे आपने बाह्य फोर्स लगाया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स। उसकी वजह से बॉडी के अंदर अपोजिट रेजिस्टिंग फोर्स आ जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स, और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो जो आपका मेंबर है उसमें हम तनाव को, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना, जो कि बाह्य फोर्स के बराबर ही है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है उसमें हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का भाग लगाएंगे, वो हो गई आपकी स्ट्रेस। जैसे मैं यहाँ पर बना करके आपको बताना चाहूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये आपकी पेंसिल है, ठीक है, इस पर आपने इधर फोर्स लगाया और इधर भी लगाया, तो ये फोर्स कौन सा हो गया? ध्यान से समझना है हर चीज़ को। ये फोर्स कौन सा हो गया? ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ये जो है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो आपने बाहर से लगाया है। अच्छा, इंटरनल फोर्स कैसे दिखेगा? क्योंकि ये पेंसिल खींच तो नहीं रही है, इसकी लेंथ तो उतनी की उतनी है, तो इंटरनल फोर्स देखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन काट करके देखते हैं। इसको यहाँ से जैसे काट लिया, यहाँ से काट लिया, या यहाँ से काट लिया, कहीं से भी इसको काट लीजिए, और फिर इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए। जैसे मैंने इसको यहाँ से काटा है मान लीजिए, तो मैं इसका नया डायग्राम देखो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नया डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से काटा था ना मैंने, तो ये लो इतना इतना, और इधर वो फोर्स लगा हुआ है इतना, तो और यहाँ से इसको मैंने काट लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स दिखेगा इसमें, वो इंटरनल फोर्स रहेगा इसका। ये जो फोर्स है ना यहाँ पे, वो ये है आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। इस फोर्स के अंदर हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका, आपके जो बीम जो या रबड़ पेंसिल आपने जो लिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का इस फोर्स में हम भाग लगाएंगे। समझ में आया? ये जो फोर्स है इसमें इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का भाग लगाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और देखिए, यहाँ से काटने के बाद में ये दो पोर्शन में हो गया था, एक और दो। तो पहले का तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ये बना लिया, दूसरे का कैसा बनेगा? देखो दूसरे कैसा बनेगा, यहीं पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरे का, ये एक्सटर्नल फोर्स और इधर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। और इनको यदि आप जोड़ दोगे एक और दो को, तो ये आना चाहिए ना, ये वाला जोड़ने पर, तो देखो आ जाएगा। इसमें जब आप इसको जोड़ोगे तो ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स इस फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है ना इनकी, डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं? देखो, एक की डायरेक्शन इधर ये और इस वाले की डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ये ऊपर वाला ही फाइनली मिल जाएगा।
ठीक है, एक और डायग्राम बना करके मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्रॉस सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे हमने पेंसिल का ही एग्जाम्पल लिया तो मैं पेंसिल ही ले लेता हूँ। जैसे ये अपनी पेंसिल है, ये पेंसिल है, ठीक है। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स। हमको पता है एक्सटर्नल जितना है उतना ही इंटरनल है, इसलिए बार बार इसको काट करके इंटरनल फोर्स नहीं लिखेंगे। हाँ, लिखने में हम लिखेंगे आंतरिक विरोधी बल जो है या रजिस्टिंग फोर्स जो है वो ही लिखेंगे हम, लेकिन इसको बार बार काट के नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा यानी स्ट्रेस को हम हमेशा सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू ये फोर्स, ये वाला, ये तो एक्चुअल में एक्सटर्नल है लेकिन इसका नाम मैंने एक और बताया ना आपको, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। तो वो लिख देता हूँ मैं, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई, उसमें भाग लगाएंगे किसका, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो देखो क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। इसका क्रॉस सेक्शन ये है ना सर्कुलर, इस एरिया का भाग लगाएंगे। तो मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस यदि आर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर का इसमें हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो अपना फाइनली जो रिजल्ट जो है यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है वो है सिग्मा इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एफ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए जो है ये आपको याद रखना है। तो वही देखो इसमें आगे यही चीज़ आएगी, इन्होंने वही चीज़ यहाँ डिस्कस करी है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें ये ट्रेसेस की प्रॉब्लम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इनको कैसे सॉल्व करना है। जो चीज़ मुझे बतानी है आपको वो है कि स्ट्रेस जो है वो कैसे हम निकालते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला जो है स्ट्रेस का ये आपको याद रखना है, सिग्मा इक्वल टू पी या एफ जो भी है जिससे भी आप लिख रहे हैं डिवाइड बाई एरिया। अब आप देखिए यहाँ पर पी क्या है, आपका इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है ना। तो इसको लिखने में जो है ऐसे लिखा जाता है कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इसमें डिवाइड बाई एरिया ए। तो एरिया क्या है यहाँ पे, जैसे इस केस में एरिया क्या है, इस केस में एरिया है ये आपका जो स्क्वायर जो है ना पोर्शन ऊपर, इसका एरिया जो इसमें यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रेस की बात। अब स्ट्रेस कई तरह की होती है ना। जैसे एक टाइप जो स्ट्रेस का वो मैं आपको बताऊं, उसमें हम नॉर्मल और एक्सियल स्ट्रेस लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर नॉर्मल और एक्सियल का जिस डायरेक्शन में पी लग रहा है यानी फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम कहेंगे एक्सियल। ठीक है, और उस डायरेक्शन के अपोजिट में जो फोर्स या जो स्ट्रेस लग रही है सिग्मा जो लग रही है उसको कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब इसी डायग्राम में यदि P इस तरह से लग रहा होता, P जो है इस बीम पर इस तरह से यदि लग रहा होता तो इसको हम कह देते हैं एक्सियल सिग्मा ए, और इधर जो लगता फिर स्ट्रेस उसको लिखते सिग्मा, उसको हम लिखते सिग्मा नॉर्मल एन। ठीक है,
तो ये स्ट्रेस का एक टाइप मैंने आपको बताया। स्ट्रेस की यूनिट पे देख लीजिए, आपको पी डिवाइड बाई एरिया करते हैं ना, यानी न्यूटन में एरिया मीटर स्क्वायर का या mm स्क्वायर का भाग जो है हमको देना, तो देखो वही है। नाउ ये डिज़ाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम नहीं लेते हैं, हमको तो ये देखना है कि यहाँ पर अपना स्ट्रेस जो है सिग्मा, उसका फॉर्मूला क्या है। ये देखिए आप, एक्सियल एंड नॉर्मल, ठीक है, एक है एक्सियल, दूसरा है नॉर्मल। तो दो तरह की स्ट्रेसेस होती हैं। अब यहाँ पर आपको इसके अलावा भी कुछ टाइप्स जो हैं इसमें स्ट्रेसेस के आपको देखने को मिलेंगे। एक जैसे है बेंडिंग स्ट्रेस, वो आपको आप इसमें देखेंगे। तो ऐसा स्ट्रेस जो बेंडिंग फोर्स की वजह से जो है, मोड़ने वाला जो फोर्स होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आती है उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। बेंडिंग तनाव जो है वो कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बेंडिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, या उसका जो है डेरिवेशन से भी उसको निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला और आता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब एक तरह की और स्ट्रेस आती है, उसका नाम है शेयरिंग स्ट्रेस, यानी शेयर स्ट्रेस। ये थोड़ा सा देखिए क्या चीज़ है। जनरली क्या होता है, जैसे हमने ये पेंसिल ली है, जैसे ये पेंसिल ली और इधर फोर्स लगाया और इस तरफ फोर्स लगाया, और यदि मैं आपसे पूछूं कि कैसे टूटेगी, ये फोर्स दोनों तरफ एफ लगाने पर मैं आपसे पूछूं कैसे टूटेगी, तो आपके शायद दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आएगी, सर यहाँ से इस तरह से ये टूट जाएगी इस प्लेन से, ठीक है। लेकिन यदि कोई बच्चा ये कहे कि सर ये कैसे टूटेगी, वो मैं बताता हूँ कि ये तो आपने लिया पेंसिल, थोड़ा सा मैं अलग डायग्राम बना रहा हूँ बस समझने की पर्पज़ से, और इधर आपने ये फोर्स लगाया एफ और इधर एफ, तो कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर ये कैसे टूटेगी, ये इस तरह से टूटेगी, यहाँ से ऐसे टूटेगी, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये इस तरफ आ जाएगा और ये नीचे वाला इस तरफ चला जाएगा। तो इस प्लेन से ये जो है ना फेल हो जाएगी। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। जैसे आपको उदाहरण देके बताता हूँ इस तरह की पॉसिबिलिटी कहाँ है। एक प्लेट का केस हम लेते हैं। मान लीजिए एक प्लेट है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया इस तरह से और यहाँ फोर्स आपने लगाया इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट जाएगी ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आपका प्लेन भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पर। तो यदि ऐसा होता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल आपका यदि फेलियर होता है, आपका जो बीम जो है वो टूटता है, तो उस तरह की स्ट्रेस जो है उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो जो यहाँ पर जो नाम है शेयर, शेयर यानी जैसे आप अपने दोनों हाथ के हथेलियों को हाथ जोड़ने की पोजीशन में रखिए और फिर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रगड़िए। तो यदि इस तरह से यदि कोई फेलियर होता है तो उसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस को हम टाउ से लिखते हैं। ये जो नाम जो है ये उसका, ये जो है ना सिंबल, इसको टाउ बोलते हैं। कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। सी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ टाउ कैसे लिखना होता है। इस तरह से,
है ना। तो उल्टा जे टाइप का जो है उसमें टाउ में बनाते हैं। जैसे इस डायग्राम में भी आप शेप देख सकते हैं। इस डायग्राम में कैसे देखेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा यदि उसी डायरेक्शन में वो टूट रही है तो वो एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए फोर्स यहाँ इस तरह से लगा है, इधर इस तरह से लगा है, और यदि ये बोल्ट जो है वो यहाँ से यदि टूट जाता है तो किस प्लेन से टूटा, जिस प्लेन के डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा था। तो ये है, और भी बहुत एग्जांपल हैं। नाउ बियरिंग स्ट्रेस जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे इसको प्रेशर स्ट्रेस भी बोलते हैं, यानी जैसे नट जो है, नट बोल्ट असेंबली को यदि आप टाइट करोगे तो नट के ऊपर प्लेट का प्रेशर आता है, तो नट उसकी वजह से क्रश हो जाता है। देखते हैं ना कई, या तो प्लेट क्रश हो जाती है नट को ज़्यादा टाइट करने से, नहीं तो प्लेट यदि हार्ड मटेरियल की बनी हुई है तो आपका नट जो है वो क्रश हो जाता है। दोनों ही केस में आपका ये क्रशिंग स्ट्रेस कहलाता है, और क्रशिंग स्ट्रेस का नाम है बेरिंग स्ट्रेस जो है। तो ये इतना हमने अभी देखा इसमें। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो ये थोड़ा सा हल्का सा देख करके फिर आगे हम इसको टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।